Yes, students, welcome to all of you. So, students, today we are going to start the new chapter number 12, organic chemistry. So, बच्चों ये जो चैप्टर है बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट और बढ़िया चैप्टर है। यहाँ पर सीखने को बहुत कुछ मिलेगा और बेसिकली ये आपके आने वाले समय में क्लास 12 में बहुत 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 ज्यादा काम आने वाला है। तो बच्चों इसको पेशेंस के साथ, बहुत ईमानदारी से, लगन के साथ और रेगुलर क्लासेस आपको अटेंड करनी होगी और इसके लेक्चर्स को आपको प्रॉपरली अटेंड करना होगा। अगर आप इसके लेक्चर्स को मिस करेंगे, प्रॉपरली इसको सीरियसली नहीं लेंगे, तो शायद ये आपके ऊपर से निकल जाएगी, समझ नहीं आएगी आप लोगों को। अगर इसको रेगुलरली आप मेरी बातों को सुनते हैं, समझते हैं, रेगुलर लेक्चर देखते हैं, मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि आप लोगों को क्लास 12 के आगे, जब आप लोग 12th के बाद ग्रेजुएशन करेंगे, उसके अंदर भी आपको बहुत हेल्पफुल होगा। अगर आप अभी ढंग से समझ लेंगे तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज दिक्कत आएगी बहुत। क्लास 12 में सबसे ज्यादा दिक्कत आती है, कुछ चीजें जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं, हम डायरेक्ट कहते हैं कि ये सब चीजें आप लोगों ने वहां पे पढ़ी हुई हैं, यहाँ पे ये फैक्ट लग रहा है, यहाँ पे ये फैक्ट लग रहा है। बच्चे उस चीज को वहां पर समझ नहीं पाते। क्यों? क्योंकि क्लास 12 में वो उस चीज को नहीं समझते कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सो आप इसको बहुत ध्यान से समझें, सुने और बेसिकली इसको माइंड में डालें। इज इट क्लियर? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। देखो इसका पूरा, इस चैप्टर का पूरा नाम है बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऑफ प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक, सम बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक। मतलब यहाँ पर कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स होंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के और कुछ टेक्निक्स हैं। ठीक है ना? टेक्निक्स वाला पार्ट आप लोगों का सिलेबस से डिलीटेड है। ठीक है ना? और आपको जो करना है वो सिंपल, वो कौन सी चीजें करनी है? बेसिक प्रिंसिपल्स, सम बेसिक प्रिंसिपल्स जो है वही यहाँ पर हम करेंगे। ठीक है ना? तो चलिए देखते हैं। देखो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ना क्या है? बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमको क्या पढ़ना है? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो थोड़ी सी कहानी समझेंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते क्या है। ठीक है ना? देखिए स्टार्टिंग में तो ये कहा गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो हमको लिविंग थिंग्स से मिलते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? जो हमको लिविंग थिंग से मिलती हैं चीजें, वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाती हैं। ठीक है ना? तो जैसे कि आपके प्लांट से जो भी चीज मिलेंगी या फिर एनिमल से जो भी चीज मिलेंगी, वो सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। ठीक है ना? वो सब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हमको पढ़ना है। तो देखिए बच्चों, अब यहां पर लेकिन कहा गया कि एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर कैसे बनते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स प्लांट्स और एनिमल के अंदर एक वाइटल फोर्स होती है, वो बनाती है। एक वाइटल फोर्स होती है, वो बनाती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एनिमल्स और प्लांट्स के अंदर। ठीक है ना? अब ये सब चीजें आप लोग क्लास 10 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं कि आपको लिविंग थिंग्स के अंदर ये सब चीजें बनती हैं और लिविंग थिंग्स के अंदर कौन सी ऐसी चीज है जो इनको बनाने में हेल्पफुल होती है, उसको हम कहते हैं वाइटल फोर्स। क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स। मैं यहाँ पर बोर्ड पे कुछ नहीं लिखूंगा इसके बारे में, हमने यहाँ पर जो पढ़ना है क्लास 11 में, मैं सिर्फ उसकी बात करूंगा बोर्ड पे। लेकिन समय के साथ साथ डेफिनेशन बदलती गई, क्योंकि समय के साथ एक ऐसा हुआ, एक साइंटिस्ट आए। कौन? बेसिकली एक साइंटिस्ट थे, वुलर। एक साइंटिस्ट थे वुलर। उन्होंने बेसिकली एक कंपाउंड बनाया और वो कंपाउंड क्या था? NH4CnO। इसका नाम है अमोनियम साइनेट। इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। ये एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसका नाम क्या है? अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट। ठीक है ना? ये क्या है? एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। ठीक है ना? तो बेसिकली अमोनियम साइनेट बनाया गया, वो एक्चुअली लैब के अंदर अमोनियम साइनेट ही बना रहे थे साइंटिस्ट। कौन थे साइंटिस्ट? वुलर। मैं यहां पर लिख देता हूं, वुलर एक साइंटिस्ट थे। वो क्या कर रहे थे? बेसिकली वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड बना रहे थे, अमोनियम साइनेट। अब बेसिकली क्या हुआ, जब उन्होंने दो कंपाउंड्स को रिएक्ट कराया और अमोनियम साइनेट बनाया, तो वो बेसिकली अमोनियम साइनेट बन तो गया,
लेकिन क्या हुआ, उनसे गलती से ये ज्यादा हीटअप हो गया। उन्होंने क्या करा, अमोनियम जो साइनेट बना उसको और हीट कर दिया, और वहां पर क्या हुआ, रीअरेंजमेंट हो गया। रीअरेंजमेंट, किसका रीअरेंजमेंट हो गया, इस मॉलिक्यूल के अंदर जितने भी एटम्स थे उनका क्या हो गया, रीअरेंजमेंट हो गया। और रीअरेंजमेंट होने के बाद उनको एक कंपाउंड मिला, और वो कौन है, NH2CONH2। इसको कहते हैं यूरिया। इसको क्या कहते हैं, यूरिया। ठीक है ना। और ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैं दोबारा आपको बताता हूं, एक साइंटिस्ट थे वूलर, उन्होंने क्या करा, वो बेसिकली लैब में अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहे थे, लेकिन गलती से जो अमोनियम साइनेट उन्होंने बनाया उसको गलती से ज्यादा हीटअप कर दिया। हीटअप होने के बाद उसमें क्या हुआ, एटम्स का रीअरेंजमेंट हुआ। देखो मोलिकुलर, अगर यहां पर देखो एन कितने हैं, 1 है, यहां पर एन कितने हैं, 1, सॉरी यहां पर एन कितने हैं, 1 and 1 2। यहां पर कितने हैं, 1 and 1 2। हाइड्रोजन कितनी है, 4। हाइड्रोजन कितनी है, 2 and 2 4। कार्बन कितना है, 1। कार्बन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1। ऑक्सीजन कितना है, 1। तो इस तरीके से यहां पर बेसिकली बच्चों हमने क्या करा, इस तरह से हमने उन्होंने क्या करा, बेसिकली एक ऑर्गेनिक कंपाउंड बना लिया लैब के अंदर, लेबोरेटरी के अंदर। मतलब कि एक सिंथेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि हमने लैब में बनाया है, जो कि लिविंग थिंग के अंदर नहीं मिला। ठीक है ना। तो यहां पर वो डेफिनेशन गलत हो गई कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो लिविंग थिंग से मिलते हैं। तो ये बात वहां पर गलत हो गई, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने एक्सीडेंटली ही चाहे बना तो लिया हमने लैब के अंदर, और वो सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था यूरिया। एक्सीडेंटली ही बना है उनसे, उनको भी नहीं पता था कि ऐसे बनता है। एक्सीडेंटली बनाना वो ये चाह रहे थे, लेकिन बन क्या गया, ये बन गया। कारण क्या हुआ, एक्स्ट्रा हीटअप हो गया वो कंपाउंड, और उसकी वजह से वहां पर एटम्स का रीअरेंजमेंट हो गया, और एटम्स का रीअरेंजमेंट होने के बाद एक कंपाउंड बन गया यूरिया। ठीक है ना। तो यहां पर ये बात बिल्कुल गलत हो जाती है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से मिलते हैं। ठीक है, लिविंग थिंग से मिलते हैं, हम ये नहीं मना कर रहे कि नहीं मिलते, लेकिन हम इसको सिंथेसाइज भी कर सकते हैं। ठीक है ना। तो बेसिकली समय के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करा गया। समय के साथ साथ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करा गया, और वहां पर कहा गया जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो हैं आर हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स, हाइड्रोकार्बन्स कौन होते हैं, जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं कंपाउंड। जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बनते हैं कंपाउंड्स, उनको हम हाइड्रोकार्बन्स कहते हैं। तो बेसिकली उन्होंने हमको क्या बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, बेसिकली कुछ सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन होते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे कि आपका हो गया एग्जाम्पल, यहां पे लिख लेते हैं एग्जाम्पल, CH4, CH3, CH3, ये सब क्या है, सिंपली ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ये हाइड्रोकार्बन्स है। ठीक है ना, ये हाइड्रोकार्बन्स को हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। इज इट क्लियर। बट जैसे जैसे आगे स्टडी हुई और अलग अलग तरीके के हाइड्रोकार्बन बन गए। ठीक है ना। तो कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स। कुछ सम कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक compounds are the derivatives of हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। यहां पर हम थोड़ा सा इसको एक बार दोबारा से रिकैप करते हैं। हमने क्या कहा, ऑर्गेनिक कंपाउंड वो थे जो लिविंग थिंग से बनते थे, लिविंग थिंग से मिलते थे। लेकिन हमने बाद में क्या कहा कि एक वूलर साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक लेबोरेटरी के अंदर एक कंपाउंड बना लिया यूरिया लेबोरेटरी के अंदर। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ लिविंग थिंग से मिलते हैं। फिर बाद में हमने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को हम लैब के अंदर भी सिंथेसाइज कर सकते हैं। उसके बाद बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज भी करे गए। ठीक है ना। फिर डेफिनेशन को बदलने का अब ऑब्वियस सी बात है, वो पुरानी वाली डेफिनेशन नहीं रख सकते थे। तो यहां पर उन्होंने कहा, क्योंकि उन्होंने कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी करा, तो उन्होंने देखा कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। ठीक है ना। क्योंकि स्टार्टिंग में तो छोटे छोटे ऑर्गेनिक कंपाउंड ही डिस्कवर हुए, तो उनके अंदर बेसिकली कार्बन और हाइड्रोजन ही था। तो उस समय जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड हमको मिले,
उनको हमने क्या नाम दिया, कार्बोहाइड्रेट्स, सॉरी हाइड्रोकार्बन्स। यहां पर हमने क्या नाम दिया उनको, हाइड्रोकार्बन्स। जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे, सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमने नाम दे दिया हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। समय के साथ साथ और ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कवर होते गए, फिर हमने देखा कि उनके अंदर हाइड्रोजन और कार्बन के अलावा भी, भाई इनको हाइड्रोकार्बन्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये कंपाउंड्स सिर्फ और सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने हैं। लेकिन समय के साथ साथ हमने कुछ और डिस्कवर करा, हमने और कंपाउंड डिस्कवर करे जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के साथ साथ कुछ और भी एलिमेंट्स थे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं CH3 CH2OH, ये अल्कोहल है, ये कार्बन और हाइड्रोजन से तो बना है, साथ में यहां पर O भी है। ठीक है ना। CH3CN इथेन नाइट्राइल, यहां पर नाइट्रोजन भी है। ठीक है। तो ये क्या है, बेसिकली डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। ये क्या है, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। अगर आप ये देखें, इससे कंपेयर करें तो यहां से एक H को हटाकर हमने क्या लेके आए, OH। एक H को हटाकर यहां पे क्या लेके आए, OH। यहां पर क्या हुआ, एक H को हटाकर क्या लेके आए, CN। समझ आ गई। तो ये बने तो बेसिकली इन्हीं से ही है, ये जो है इन्हीं से ही बने हैं। तो दैट्स वाई इनको हमने क्या कहते हैं, डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन से मिले हैं ये। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं हम यहाँ पर। ये हमारे पास हाइड्रोकार्बन हो गए। ठीक है। अब यहाँ पर बेसिकली मेन कंपोनेंट जो इसका है वो कौन है, कार्बन। ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बिना कार्बन के नहीं बन सकती। जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो और कार्बन के बिना नहीं बन सकते ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो यहां पर हमको कार्बन की कुछ बातों को समझना पड़ेगा, कुछ उसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको समझना पड़ेगा, फिर आगे जाके हम बेसिकली इसको स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, देखो टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन, हम यहाँ पर जो बेसिकली मैंने आपको कहा कि कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं वो हमको पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट बातें हमको इसलिए पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि बेसिकली हम अपने डेली लाइफ में इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स देखते हैं कि हम उनको गिन गिन के थक जाएंगे, इतने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। मतलब बिलियंस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब कोई एक ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके इतने कंपाउंड मिलते हो, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके इतने कंपाउंड मिलते हो, सिर्फ एक ऐसा कार्बन ही है जो इतने सारे कंपाउंड्स बना लेता है। तो ये इतने सारे कंपाउंड्स क्यों बनाता है, इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जो बातें हैं वो यहाँ पर हमको डिस्कस करनी है। सबसे पहली बात जो है इसकी टेट्रा वैलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन की क्या है, टेट्रा वैलेंसी। ये इतने सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड क्यों बना लेता है, वो उसकी क्या कंडीशंस है वो यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं अब हम। ठीक है ना। तो सबसे पहले बात करते हैं टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन क्या है, उसकी टेट्रावेलेंसी होती है। देखो वैसे तो आप लोग जानते हो, जैसे कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p2। तो बेसिकली यहां पर बच्चों अगर हम देखें वैलेंस शेल के अंदर, यहां पर कौन है, एक तो 2s है, मैं इसको यहाँ पे ऑर्बिटल बना देता हूं, मतलब इसकी ग्राउंड स्टेट बना देते हैं हम यहाँ पर 1s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है ना। 2s के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है और 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। 2p के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो यहां पर कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। और कहा यह जाता है जितने अनपेड, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या कहती है, आप लोगों ने बेसिकली केमिस्ट्री में पढ़ भी लिया है, सॉरी केमिकल बॉन्डिंग के अंदर पढ़ भी लिया है, यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 के अंदर, कि कार्बन टेट्रावेलेंसी क्यों शो करता है। वहां पर हमने हाइब्रिडाइजेशन के उससे समझाया था कि यहां पर देखो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कहती है जितने अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं कार्बन उतने ही बॉन्ड बनाएगा, मतलब कोई भी एलिमेंट उतने ही बॉन्ड बनाएगा जितने उसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो कार्बन को सिर्फ 2 ही बॉन्ड बनाने चाहिए थे, लेकिन कार्बन एक्चुअल में कितने बॉन्ड बनाता है, 4। तभी तो हम इसको क्या कहते हैं, टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। वो कैसे बनाता है, क्योंकि ये अपना एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करा देता है इस खाली पी ऑर्बिटल के अंदर, और यहां पर एक एक्साइटेड स्टेट बन जाती है, एक्साइटेड स्टेट। तो यहां पर 1s, ये 2s और आगे 2p। तो यहां पर अगर आप यहां पे देखिए 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, क्योंकि एक 2s का इलेक्ट्रॉन कहां पे चला गया, 2p के अंदर। तो देयर आर टोटल 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से
यहां पर क्या हो गया, ये अपने टेट्रावेलेंसी शो कर देगा। तो ये टेट्रावेलेंसी क्यों शो करता है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल के अंदर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहां पर पाए जाते हैं, क्योंकि ये एक 2s के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करके 2p में भेज देता है। ठीक है ना, तो टेट्रावेलेंसी हो गई। अब यहां पर बेसिकली दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ये कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है। यहां पर लिख लेते हैं हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी। इतने सारे कंपाउंड कैसे बन पाते हैं इसके, इतने सारे कंपाउंड इसके बन कैसे पाते हैं, कारण क्या है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। कैटिनेशन प्रॉपर्टी मींस सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी मतलब कि कार्बन कार्बन अपने आप आपस में जुड़ जुड़कर एक बहुत बड़ी बड़ी चेन बना लेते हैं, बहुत बड़े बड़े कंपाउंड बना लेते हैं। बाकी और किसी एलिमेंट के अंदर इतनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करने की टेंडेंसी नहीं है। मैं दोबारा से आप लोगों को बताता हूं, कैटिनेशन प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी एलिमेंट का आपस में अपने आप ही जुड़ जाना, एक ही एलिमेंट के एटम्स का आपस में अपने आप में जुड़ जाना, उसको हम कहते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी। ठीक है, तो यहां पर कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनके अंदर अगर आप देखें, कार्बन कार्बन आपस में लंबी चेन बना बनाकर क्या करते हैं, जुड़ते रहते हैं, एक लंबी लंबी चेन बना लेते हैं। लेकिन क्या आपने ऐसा कभी किसी और एलिमेंट के साथ देखा, नहीं देखा। कुछ कंपाउंड्स है बना लेते हैं वो अपनी अपनी चेन, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा बड़ी चेन नहीं बना पाते। लेकिन कार्बन एक ऐसा कंपाउंड है जो कि बहुत लंबी लंबी चेन बना लेता है, पॉलीमर्स बनाता है। ठीक है ना, बहुत लंबी लंबी चेन बनाता है, क्यों, क्योंकि इसके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी है। ये अपनी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करता है, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी शो करता है। और कार्बन के अंदर ही लंबी लंबी चेन क्यों बनती है, भाई दूसरे एलिमेंट भी है वो भी चेन बनाते हैं, लेकिन वो इतनी लंबी लंबी चेन नहीं बनाते। कारण क्या है यहाँ पर, कारण ये है कि ये बेसिकली कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो होता है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कंपेयर टू बेसिकली अदर एलिमेंट्स। तो देखो यहां पर जो है कैटिनेशन प्रॉपर्टी, मैंने आपको बताया कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन के अंदर क्यों कब दिखेगी, क्यों दिखती है, कार्बन का जो कार्बन कार्बन बॉन्ड होता है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। देखो मैं आपको थोड़ा सा सिंपल वे में करके बताता हूं। देखो कोई भी कंपाउंड क्यों एग्जिस्ट करेगा, क्योंकि वो स्टेबल होगा। और वो स्टेबल कब होगा, जब उसका बॉन्ड नहीं टूटेगा। मैं दोबारा से थोड़ा सा इसको क्लियर कर रहा हूं कैटिनेशन प्रॉपर्टी को। बच्चों हमने कहा कार्बन की सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टी है, बिल्कुल सही बात है। कार्बन अपने आप में ही कार्बन कार्बन लंबी चेन बना लेता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन सेम काम सिलिकॉन भी करता है, सिलिकॉन सिलिकॉन आपस में चेन बनाते हैं। ठीक है ना, लेकिन सिलिकॉन के इतने सारे कंपाउंड तो नहीं मिलते, कार्बन के तो पता नहीं कितने बिलियंस ऑफ कंपाउंड मिलते हैं, सिलिकॉन के क्यों नहीं मिलते। ठीक है ना, तो वो यहां पर समझना है। देखो कार्बन के कंपाउंड जो होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू सिलिकॉन, नाइट्रोजन और जो दूसरे एलिमेंट हैं। कुछ और एलिमेंट भी हैं वो भी कैटिनेशन प्रॉपर्टी शो करते हैं, लेकिन कार्बन के केस में सबसे ज्यादा मिलती है, क्योंकि कार्बन के कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। बाकी दूसरे एलिमेंट्स के कंपाउंड इतने ज्यादा स्टेबल नहीं हो पाते, इसकी वजह से उनके अंदर वहां पर कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखने को नहीं मिलती। तो यहां पर बात आती है स्टेबिलिटी की। तो जिस एलिमेंट के कंपाउंड स्टेबल होंगे कैटिनेशन करते समय, वो कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा। जिस एलिमेंट के कंपाउंड स्टेबल नहीं होंगे, मतलब कि कैटिनेशन प्रॉपर्टी करते हुए स्टेबल नहीं हो रहे हैं, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। तो बेसिकली कार्बन के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल है। और स्टेबल कंपाउंड क्यों है यहां पर, कार्बन के कंपाउंड ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू अदर एलिमेंट्स जिनके अंदर हमको कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। कार्बन के केस में हमको सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी इसलिए देखने को मिलती है क्योंकि कार्बन का कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल है। कार्बन का कंपाउंड सबसे ज्यादा स्टेबल क्यों है, क्योंकि उसके कार्बन का जो बॉन्ड है, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड बनता है वो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। मतलब कि उसके बॉन्ड को तोड़ने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए एज कंपेयर टू जो दूसरे एलिमेंट के बीच में कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, उनके बीच में जो बॉन्ड बनता है उनके कंपेरेटिवली कार्बन कार्बन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, तो यहां पर बेसिकली कैटिनेशन कैटिनेशन ऑफ कैटिनेशन डिपेंड्स अपॉन द स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, स्टेबिलिटी ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड की स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करेगा।
ठीक है ना, कंपाउंड कितना स्टेबल है उतनी ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। अब यहां पर जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड is directly proportional to bond enthalpy, is directly proportional to bond enthalpy। बात समझ आ गई, वो बॉन्ड एंथैल्पी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहां पर क्या कहते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ अ कंपाउंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी बॉन्ड एंथैल्पी। अब यहां पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंथैल्पी के। अब वो कैसे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बॉन्ड एंथैल्पी के, देखो सिंपल सी बात है, बॉन्ड एंथैल्पी क्या होती है, बॉन्ड को तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, जितनी ज्यादा बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए होगी उतनी ज्यादा उसकी स्टेबिलिटी होगी, क्योंकि वो बॉन्ड जल्दी से टूटेगा नहीं, जब वो टूटेगा नहीं तो अनस्टेबल कैसे होगा। अब बॉन्ड एंथैल्पी किसके ऊपर डिपेंड करती है, बॉन्ड एंथैल्पी डिपेंड करती है बॉन्ड लेंथ पे, बॉन्ड लेंथ। जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी, जितनी ज्यादा बॉन्ड लेंथ होगी उतनी कम बॉन्ड एंथैल्पी होगी, जितनी कम बॉन्ड लेंथ होगी उतनी ज्यादा बॉन्ड एंथैल्पी होगी। मतलब देखो सिंपल सी बात है, एक ये मार्कर है, एक ये कैप है, इसको तोड़ना आसान है या इसको तोड़ना आसान है, ऑब्वियस सी बात है मार्कर को तोड़ना आसान है क्योंकि इसकी लेंथ ज्यादा है, इसकी लेंथ कम है। सो दैट्स व्हाई बॉन्ड एंथैल्पी जो है कार्बन के केस में ज्यादा होती है, क्योंकि यहां पर कार्बन का जो बॉन्ड लेंथ होती है वो और एलिमेंट्स के कंपैरेटिवली वो कैसी होती है, छोटी होती है। बॉन्ड लेंथ छोटी होने की वजह से उसकी बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा हो जाती है, बॉन्ड एंथैल्पी ज्यादा होने की वजह से उसके अंदर स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, स्टेबिलिटी ज्यादा होने की वजह से उसकी कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमको ज्यादा देखने को मिलती है। आई बात समझ। तो यहां पर देखिए कुछ एलिमेंट्स हैं जिनके अंदर कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है, और वो सबसे ज्यादा देखने को किसके अंदर मिलती है, कार्बन के अंदर, उससे कम सिलिकॉन, ठीक है ना, उससे कम सल्फर, उससे कम नाइट्रोजन, उससे कम ऑक्सीजन। तो ये है बेसिकली बच्चों जिनके अंदर हमको कैटिनेशन प्रॉपर्टी देखने को मिलती है। यहां पर अगर हम बात करें सिलिकॉन और सल्फर के अंदर लगभग सिमिलर होती है कैटिनेशन प्रॉपर्टी। बाकी सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमको किसके अंदर देखने को मिलती है, कार्बन के अंदर। सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी हमको कार्बन के अंदर देखने को मिलती है। तो यहां पर हम लिख लेते हैं ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन, ठीक है ना, ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन। तो यहां पर ऑर्डर ऑफ कैटिनेशन क्या है, ये है, कार्बन के अंदर कैटिनेशन सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा, उससे कम सिलिकॉन के अंदर, और सिलिकॉन और सल्फर के अंदर लगभग बराबर होता है, सल्फर से कम नाइट्रोजन, नाइट्रोजन से कम ऑक्सीजन। क्लियर है, तो ये आपके कैटिनेशन प्रॉपर्टी हो गई। अब आगे बात करते हैं यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन की, यहां पर अब आगे बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन की। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कार्बन के अंदर एक तो टेट्रावेलेंसी होती है, कार्बन के पास एबिलिटी होती है कि वो 4 बॉन्ड बना सके एक साथ, 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ बॉन्ड बना सके और अपनी और चेन को लंबी कर सके। दूसरा, इसकी टेंडेंसी होती है सेल्फ लिंकिंग, मतलब कि कार्बन कार्बन बॉन्ड आपस में जुड़ जाते हैं और लंबी लंबी चेन बना लेते हैं, ठीक है ना। और सबसे ज्यादा कैटेनेशन प्रॉपर्टी देखने को किसके अंदर मिलती है, कार्बन के अंदर। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन, थर्ड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हाइब्रिडाइजेशन। देखो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है चैप्टर नंबर 4 के अंदर, केमिकल बॉन्डिंग के अंदर, कि ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होना, एस ऑर्बिटल और पी ऑर्बिटल्स का आपस में मिक्स होना, वो हमने वहां पर हाइब्रिडाइजेशन बनाना सीखा है। अब यहां पर मैं तो डायरेक्ट आपको बताऊंगा, मैं वो कहानी दोबारा से नहीं बताऊंगा जो आप लोगों ने क्लास 11th के अंदर ही चैप्टर नंबर 4 के अंदर पढ़ ली है, ठीक है ना। अब देखिए यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी होती है, एक होती है sp3, ठीक है ना। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर टाइप लिख देते हैं। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी होती है, एक sp3 होती है, एक sp2 होती है और एक होती है sp। ये हाइब्रिडाइजेशन है। अब यहां पर नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड किसके ऊपर डिपेंड करेगा, यहां पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, कितने सिग्मा बॉन्ड है, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि क्या हाइब्रिडाइजेशन होती है, ठीक है ना, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड। तो देखो यहां पर क्या होता है बेसिकली बच्चों, नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड में यहां पर अगर आपके 4 सिग्मा बॉन्ड मिले कार्बन कंपाउंड के अंदर, कार्बन कंपाउंड के अंदर अगर 4 सिग्मा बॉन्ड बने तो उस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp3। अगर उसके अंदर 3 सिग्मा बॉन्ड बने तो बेसिकली उसकी हाइब्रिडेशन होगी sp2।
अगर उसके अंदर 2 सिग्मा बॉन्ड बने तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। अब कैसे होगा? सपोज कार्बन इस तरह से 4 बॉन्ड बना रहा है, तो यहां पर क्या हुआ, यहां पर कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है? 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है। और आपको पता है अगर कार्बन कार्बन के बीच में एक सिंगल बॉन्ड है तो उसके अंदर एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 0 पाई बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा होगा और एक पाई होगा। और अगर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो यहाँ पर एक सिग्मा होगा और 2 पाई होंगे, ये तो आप लोग जानते ही हैं, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ हाइब्रिडाइजेशन निकालना, और हाइब्रिडाइजेशन निकालना किसके अंदर? कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन को निकालना। देखो कार्बन कंपाउंड्स के अंदर हाइब्रिडाइजेशन निकालना बहुत सिंपल है। एक जिस कार्बन की हमको हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है उस कार्बन के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लो। जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन निकालनी है उस कार्बन के नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड देख लो, तो आपको एकदम से हाइब्रिडाइजेशन पता लग जाएगी। तो यहां पर अगर आप देखें यहां पर अगर किसी कार्बन के अंदर 4 सिग्मा बॉन्ड है तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अब 4 सिग्मा बॉन्ड कैसे हैं? जैसे कि यहां पर मैंने आपको दिखाया कि कार्बन कार्बन क्या कर रहे हैं, यहां पर 4 सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं। चारों के चारों कैसे हैं? सिंगल बॉन्ड है। और चारों के चारों जब सिंगल बॉन्ड है तो ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा होगा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। बात समझ आया कि चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होंगे, ठीक है ना। तो चारों के चारों यहां पर सिग्मा बॉन्ड होंगे। तो चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड होने का मतलब क्या है? यहां पर इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अब आगे देखते हैं यहां पर अगर मैंने कहा 3 सिग्मा बॉन्ड हो गए तो इसका एग्जांपल ले लेते हैं। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया, एक यहां पे सिंगल बॉन्ड, एक यहां पे सिंगल बॉन्ड। इस कार्बन के टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं क्योंकि कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा, एक बॉन्ड ये रहा। अगर इस कार्बन के देखे जाएं तो टोटल 4 बॉन्ड बन रहे हैं। 4 में से एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, एक सिग्मा बॉन्ड ये रहा, क्योंकि इसमें एक पाई है, क्योंकि इसके अंदर एक पाई बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो टोटल इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड हो गए? 3 सिग्मा बॉन्ड। तो दैट्स वाई 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गई? sp2। अब बात करते हैं अगर कार्बन के बीच में यहां पर आ जाए ट्रिपल बॉन्ड इस तरीके से, ठीक है ना, और ये यहां पर एक बॉन्ड ऐसे बना ले और एक बॉन्ड इस तरह से बना ले, तो यहां पर अगर आप देखें यहां पर ये जो कार्बन है, यहां पर ये जो कार्बन है एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे बना रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड यहां पे बना रहा है, और यहां पर क्या है? 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड हुए बच्चों? इस कार्बन के टोटल 2 सिग्मा बॉन्ड हुए। 2 सिग्मा बॉन्ड हुए तो उसकी हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी? sp होगी। ये आपको हमेशा याद रखना है, ये आपको हमेशा याद रखना है बच्चों। उसकी कितने यहां पर बेसिकली कितने सिग्मा बॉन्ड बनेंगे? यहां पर इसके यहां पर 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे, इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, क्योंकि यहां पर इसके 2 सिग्मा बॉन्ड है। चलिए अब यहां पर एक टर्म आती है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। यहां पर एक टर्म आती है परसेंटेज ऑफ s कैरेक्टर। एस कैरेक्टर की बात करेंगे ठीक है ना। हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बाद हम यहां पर परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर निकालते हैं। मतलब कि देखो अलग अलग कार्बन की अलग अलग हाइब्रिडाइजेशन है। जैसे कि इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन कितनी है? sp3। मतलब कि इस कार्बन के 4 ऑर्बिटल हैं, क्योंकि 4 बॉन्ड बने हुए तो 4 ऑर्बिटल है, ठीक है ना। और चारों के चारों सिग्मा बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड बनाने के लिए यहां पर 4 ऑर्बिटल का यूज करा गया, एक s और 3 p। जब एक s और 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो गए तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। मतलब कि इसके 4 जो नए ऑर्बिटल बने वो कैसे हैं? sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो जो मैंने आपको वहां पर भी बताया था कि अगर एक s 3 p ऑर्बिटल मिक्स हो जाते हैं तो यहां पर नए ऑर्बिटल बनेंगे इस तरीके से, जिसमें जो नीचे का लूप होगा वो छोटा हो जाएगा और ऊपर वाला लूप बड़ा हो जाएगा। यहां पे कितने ऑर्बिटल मिक्स हुए? 4 ऑर्बिटल। तो 4 ऑर्बिटल ऐसे ही बन जाएंगे आपके, और इस टाइप के 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे, लेकिन वो इस टाइप के बनेंगे, समझ आ गई। और हर ऑर्बिटल की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp3। मतलब हर ऑर्बिटल के अंदर एक s का कैरेक्टर होगा और 3 p के कैरेक्टर होगा। बात समझ आ गई। तो बेसिकली यहां पर क्या होगा, इसके अंदर s कैरेक्टर कितना होगा? 4 ऑर्बिटल है, 4 में से एक s ऑर्बिटल है, 4 में से एक s ऑर्बिटल है, और टोटल ऑर्बिटल 4 हो गए, इंटू 100 कर दो। 4 में से एक s ऑर्बिटल है, इंटू 100 कर दिया तो टोटल आ गया 25%। तो अगर कहीं पे किसी भी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3 मिली तो उसके अंदर s कैरेक्टर कितना होगा? इतना होगा। और अगर किसी कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिली तो उसके अंदर देखो 3 ऑर्बिटल हैं, 3 में से एक s ऑर्बिटल है, तो इंटू 100 कर दिया क्योंकि परसेंटेज निकालनी है,
तो 33.33% यहाँ पर एस करेक्टर होगा। ठीक है ना। ऐसे यहाँ पर sp हाइब्रिडाइजेशन है, तो जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp होगी तो उसके अंदर टोटल ऑर्बिटल कितने हैं, 2, जो बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 2 में से एक s ऑर्बिटल है। ठीक है ना, तो इनटू कर दिया 100, तो टोटल कितनी हाइब्रिडाइजेशन हो गई, 50%, सॉरी कितना एस करेक्टर हो गया, 50% एस करेक्टर हो गया। इट मींस यहां पर हमने क्या कहा, हमने ये देखा कि जिस के अंदर बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन sp होगी उसका एस करेक्टर कितना होगा, 50%। जिस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी उसका एस करेक्टर होगा 33.33%। जिस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा उसकी एस करेक्टर होगी 25%। ठीक है ना, तो यहां पर हमने ये बात सीख ली है। ठीक है, अब यहां पर एक नई चीज सीखनी है, ये सब बातें मैं आप लोगों को केमिकल बॉन्डिंग के अंदर वैसे बता चुका हूं, लेकिन फिर भी दोबारा से बता रहा हूं। अब यहां पर एस करेक्टर से हम क्या पता लगाते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर उतनी ज्यादा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर उतनी ज्यादा इलेक्ट्रो नेगेटिविटी होगी। सिंपल सा लॉजिक है यहां पर। ठीक है ना, तो यहां पर एस करेक्टर के ऊपर डिपेंड करेगा कि उस कार्बन की कितनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है। तो इसका मतलब इस कार्बन का सबसे ज्यादा एस करेक्टर है, तो इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इससे ज्यादा होगी क्योंकि इसका एस करेक्टर इसके कंपेरेटिवली कम है। ऐसे ही इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इस कार्बन के। मतलब कि कार्बन कार्बन अगर कहीं पे सिंगल बॉन्ड मिल जाता है, अगर कार्बन कार्बन कहीं पे सिंगल बॉन्ड मिल जाता है तो उसका एस करेक्टर यहां पर हाइब्रिडाइजेशन कितनी होगी, sp3। और कहीं पे अगर आपको एस करेक्टर हाइब्रिडाइजेशन sp2 मिल जाता है, कहीं पे अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड मिल जाता है तो उस कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp2। तो उसका एस करेक्टर इसके कंपेरेटिवली कम हो जाएगा। ऐसे अगर किसी कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड मिल जाता है तो उसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp। उसके अंदर कार्बन की हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp, और उस कार्बन की एस करेक्टर इससे थोड़ी सी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा एस करेक्टर किसके अंदर होगी, इसकी, उससे कम इसकी, और सबसे कम इसकी। तो यहां पर क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, सॉरी increasing order of percentage of s character, इंक्रीजिंग ऑर्डर परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। और यहां पर एस करेक्टर जब इंक्रीज हो रहा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इंक्रीज होगी। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रो नेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजिंग ऑर्डर में यहां से इस तरह से बढ़ रही है। कोई डाउट है तो बोलो बच्चों। आई थिंक आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा, मैं आप लोगों को अगर कोई डाउट होगा तो लाइव क्लास में लेंगे हम इसको। ठीक है ना, तो कहने का क्या मतलब है कि जैसे जैसे एस करेक्टर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती जाएगी। ठीक है ना। अब यहां पर एस करेक्टर से एक चीज और बता देते हैं बच्चों, एस करेक्टर से एक चीज और बता देते हैं, वो क्या होती है बेसिकली, बॉन्ड लेंथ। एस करेक्टर से हम यहां पर क्या बता देते हैं, बॉन्ड लेंथ के बारे में। मैं बॉन्ड लेंथ के बारे में आपको थोड़ा सा यहां पर लिख देता हूं, आप इसी के नीचे उसको लिख लेना। ठीक है ना, मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्पेस बना लेता हूँ। ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड 1 सिग्मा 1 पाई, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड 1 सिग्मा 2 पाई। ठीक है ना, तो ये हो गया। अब हम मैंने कहा कि एस कैरेक्टर से हम बॉन्ड लेंथ के बारे में पता लगा लेते हैं। मतलब कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, हाइब्रिडाइजेशन sp3, हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिडाइजेशन sp। तो इसका एस कैरेक्टर सबसे ज्यादा, इसका एस कैरेक्टर उससे कम, और एस कैरेक्टर सबसे कम। तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, तो ये इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ जब ज्यादा अट्रैक्ट करेगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाएगी। तो कार्बन, तो ये तो एस कैरेक्टर के बारे में था। तो कार्बन की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी किसके अंदर होगी, ट्रिपल बॉन्ड के अंदर। ठीक है ना, डबल बॉन्ड के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ थोड़ी बढ़ जाएगी, और सिंगल बॉन्ड के अंदर कार्बन कार्बन बॉन्ड लेंथ और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो ये बेसिकली क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड लेंथ। समझ आया कि बॉन्ड लेंथ कैसी है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में। तो बॉन्ड लेंथ जो होती है बेसिकली, जितना ज्यादा एस कैरेक्टर उतनी कम बॉन्ड लेंथ, तो परसेंटेज ऑफ एस कैरेक्टर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मैं यहां पर कहीं लिख देता हूं थोड़ा सा और बड़ा बड़ा करके, यहां पर कहां पे लिख दें, यहां पे मैं स्पेस बना लेता हूं।
तो यहां पर देखो क्या है बेसिकली, बॉन्ड लेंथ जो है वो क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। तो जितना ज्यादा परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर, बॉन्ड लेंथ उतनी छोटी। तो ये सब बातें बच्चों याद रखनी है, ये बेसिक चीजें हैं। अगर आप लोग इनको याद नहीं रखेंगे तो आपको बेसिकली जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है उनको करने में दिक्कत आएंगी, ठीक है ना। तो एक बार इसको ध्यान से देखें, कोई चीज ना समझ आए आप मेरे से पूछिए। इज इट क्लियर? तो आप इसको देखिए, फिर आगे हम चलते हैं। सो यस स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो बच्चों अब हम यहाँ पर बेसिकली सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट वन इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। बच्चों ये जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं अब, ये बहुत सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है। एक बारी में समझ आ जाएगा, बस आपको ध्यान से सुनना है, ठीक है ना। तो देखते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। सो बच्चों यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड का रिप्रेजेंटेशन करना है, और बेसिकली यहाँ पर ऑर्गेनिक को कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के चार तरीके हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करने के चार तरीके हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली एक टेबल के फॉर्म में इसको बनाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। एक तो हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को मॉलिक्यूलर फॉर्मूला की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो कोई भी कंपाउंड होगा उसका क्या लिखा रहेगा, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा रहेगा। देन कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। नेक्स्ट आता है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है ना। देन उसके बाद आता है कंडेंस्ड फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला, ठीक है। एंड देन उसके बाद आता है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फॉर्मूला या बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो बेसिकली हम यहां पर इन चारों को डिस्कस करेंगे, ठीक है ना, हर मॉलिक्यूल के साथ, ठीक है ना। एक चलो एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कि मैंने सबसे पहले एक एग्जांपल ले लिया, एक मॉलिक्यूल हमारे पास C5H12। C5H12 ये मेरे पास एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हाइड्रोकार्बन है, जिसके अंदर 5 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है। आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर सीखा है कि जो नॉर्मल एल्केन होते हैं उनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2, मतलब कि जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, जिन कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है उनको हम बोलते हैं एल्केन। आप लोग ये भली भांति जानते हैं अगर आप लोगों ने क्लास 10th के अंदर हाइड्रोकार्बन चैप्टर पढ़ा है। तो यहां पर ये उसका जनरल फॉर्मूला होता है। अगर आप वहां पे देखें, ये n रिप्रेजेंट कर रहा है, तो C5n हो गया। और यहां पर अगर n को पुट करो, 5 टू 10, 10+2 12। तो इट मींस ये मैंने जनरल फॉर्मूला किसका लिखा है, एल्केन का। मतलब कि इसके ये जो जिस कंपाउंड का हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा हुआ है उसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड आएगा, ठीक है ना। तो ये जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है, ये कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उन सबको इकट्ठा करके लिखते हैं। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला के अंदर हम कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट होते हैं उनको हम इकट्ठा करके लिख देते हैं एक ही जगह पर। जितने भी कार्बन उनको सबको एक साथ लिख दिया, जितने भी हाइड्रोजन उनको सबको एक साथ लिख दिया, ठीक है ना। इंपेरिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आप लोगों ने चैप्टर नंबर 1 में सीखा है। तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में हम सब एटम्स को एक साथ इकट्ठा करके लिख देते हैं। अब बात आती है कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। तो ये कौन है, एल्केन है, मतलब कि कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड मिलने वाला है। तो यहां पर सबसे पहले हम 5 कार्बन लेते हैं जिनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ये हो गया। और आपको पता है कार्बन 4 वैलेंसी बनाता है, कार्बन की 4 वैलेंसी होती है। तो यहां पर अगर आप इस कार्बन की देखें, अभी तो एक ही वैलेंसी पूरी हुई है,
तो बची हुई वैलेंसी को यहां पर हम किससे सेटिस्फाई कर देंगे? बची हुई वैलेंसी को हम यहां पर हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देंगे। तो यहां पर मैंने बची हुई 3 वैलेंसी को हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया। अब यहां पे आता है ये वाला कार्बन। ये कार्बन कितने कार्बन से कितने बॉन्ड बना के बैठा है? ये कार्बन बेसिकली 2 बॉन्ड बना के बैठा है, 1 2। ठीक है ना? अब कितने बॉन्ड बचे हैं? यहां पर 2 बॉन्ड बचे हैं। तो बेसिकली यहां पर एक बॉन्ड बन गया, यहां पर एक बॉन्ड बन गया, यहां पर बाकी मतलब कि 2 बॉन्ड बचे थे, उन दोनों बॉन्ड को हमने हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दिया। सिमिलरली यहां पर 2 बॉन्ड बचे हैं, 2 बॉन्ड बने हुए थे यहां पर भी, एंड लास्ट वन यहां पर भी। तो अगर आप देखें यहां पर टोटल कितने हाइड्रोजन है और कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, 5 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों यहां पर? हाइड्रोजन अगर आप देखें यहां पर 3 2 5 2 7 2 9, 9 और 3 12, टोटल 12 हाइड्रोजन है। तो बेसिकली इस मोलिकुलर फॉर्मूला का कंप्लीट स्ट्रक्चर ये है। कंप्लीट स्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? सब कुछ ओपन करके लिख दो, उसके अंदर एक एक बॉन्ड नजर आना चाहिए जो कि एटम्स के बीच में बना हुआ है। उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स हैं, उस एटम के अंदर जितने भी मतलब कि उस एटम में वो एटम जितने भी बॉन्ड बना रहा है, सारे के सारे बॉन्ड दिखने चाहिए। उन एटम्स के बीच में जितने भी बॉन्ड बन रहे हैं वो सारे के सारे हमको यहाँ पर नजर आने चाहिए। उसके जो स्ट्रक्चर बनेगा उस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं? कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। उसके बाद जो स्ट्रक्चर बनेगा सारे बॉन्ड बनाने के बाद, उसको हम कहते हैं कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब बात आ जाती है कंडेंस्ड स्ट्रक्चर फॉर्मूला। अब आप देख सकते हैं यहां पर ये है CH3, ठीक है ना? बीच में ये है CH2, फिर यहां पे भी CH2, यहां पे भी CH2, CH2, CH2। ठीक है, अब लास्ट में बचता है CH3। तो ये क्या हो गया? कंडेंस फॉर्म हो गई। ये क्या फॉर्म हो गई? मतलब कि इनके बॉन्ड को बंद कर दिया, बस एक लाइन में हमने लगा दिया। इसको मैं एक और तरीके से भी लिख सकता हूं, CH3 CH2 का होल 3 CH3। ठीक है ना? तो ये भी कंडेंस फॉर्म होता है, मतलब कि यहां पर क्या हो गया? एक CH3 है, बीच में 3 CH2 है, एंड लास्ट में एक और CH3 आ गया। तो कंडेंस कर दिया, बॉन्ड को बंद कर दिया, बस इकट्ठा करके लिख दिया। और यहां पर तो बिल्कुल इकट्ठा करके लिख दिया। यहां पर इकट्ठा करा तो है, लेकिन पर्टिकुलर कार्बन के साथ जितने हाइड्रोजन है उनको जोड़ के रखा है हमने। समझ आ गई? चलिए, अब बात आती है यहां पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। यहां पर बात आती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। इसके अंदर टोटल 5 कार्बन है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के अंदर हम यहां पर क्या करते हैं? मॉलिक्यूल को, ये जो हमारा मॉलिक्यूल है, इसको लाइंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे बॉन्ड बनते हैं ना, ये बॉन्ड किससे बनाए? हमने लाइन से बनाए हैं। तो बेसिकली समझ लो यहां पर सिर्फ हम बॉन्ड से स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करते हैं। तो देखो यहां पर मैं बना के दिखाता हूं। टोटल 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए यहां पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कैसे बनेगा, ध्यान से देखें। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। हाँ, अब देखो ये हमने क्या करा? लाइन बनाई। समझ आ गई? इस लाइन के अंदर एक कार्बन यहां पर है, 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 एक कार्बन यहां पर है। मतलब कि हम जिगजैग फॉर्म में लाइन बनाएंगे और उनके अंदर जो वर्टिसेस बनती रहेंगी, वहां पर क्या होगा? बेसिकली कार्बन होगा। वहां पर क्या होगा? कार्बन होगा। तो और टर्मिनल पोजीशन पर भी कार्बन होगा। तो यहाँ पर टर्मिनल पोजीशन पे यहाँ पर भी कार्बन है, क्योंकि यहाँ पर कुछ और नहीं लगा हुआ यहाँ पर, तो यहाँ पर कार्बन ही है। यहाँ पर भी कार्बन है। तो टोटल 5 कार्बन थे, तो मैंने इस तरह से जिगजैग फॉर्म बना दी। तो एक तरह से बॉन्ड ही तो है। कार्बन के सिर्फ कार्बन कार्बन के बीच में हमने सिर्फ बॉन्ड बना दिए एक तरह से। कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड्स थे बस उनको रिप्रेजेंट कर दिया हमने। तो बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, बॉन्ड्स को हमने लाइन से रिप्रेजेंट करा है। बॉन्ड लाइन से हमने जो यहाँ पर स्ट्रक्चर बनाया, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर कहलाता है। ठीक है ना? और देखते हैं यहाँ पर दूसरा मैं मॉलिक्यूल लेता हूँ, उसका भी हम बनाएंगे थोड़ा सा और देखते हैं। एक यहां पर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूं, ठीक है? थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। इसको ऐसे ले लेते हैं। सेकंड वन, C5H10, C5H10। अगर आप देखिए ये जनरल फॉर्मूला CnH2n से मैच कर रहा है। n कितना है? 5, 5 टू 10। तो बेसिकली CnH2n फॉर्मूला किसका था? एल्कीन। किसका फॉर्मूला था ये जनरल फॉर्मूला था एल्कीन। एल्कीन में क्या होता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनता है।
आपको पता है। तो इसका मतलब ये एक मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, किसका है, एक एल्कीन का है। तो इसका मतलब अगर हम इसको ओपन करके बनाएंगे तो यहाँ पर कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड बनाना पड़ेगा। और यहाँ पर कोई स्पेसिफाई हम करेंगे नहीं, क्योंकि अभी यहाँ पर हम कोई नेमिंग नहीं सीख रहे हैं। तो बस यहाँ पर हमको ये पता लगा है कि डबल बॉन्ड है, वो डबल बॉन्ड हम कहीं पे भी बना दें, पूरे मॉलिक्यूल के अंदर कहीं भी डबल बॉन्ड बना दें, बस डबल बॉन्ड से मतलब है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर सबसे पहले तो 5 कार्बन बनाएंगे, ये 5 कार्बन बन गए। और कहीं पर भी हम डबल बॉन्ड बनाते हैं, यहाँ पे बना दें, यहाँ पे बना दें, यहाँ पे बना दें, चाहे यहाँ पे बना दें, कहीं पे भी बना दें, जहां आपका मन करे वहां पे बना दो। अभी यहाँ पर सिर्फ हम सीख रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने सपोज यहाँ पे डबल बॉन्ड बना दिया, ठीक है ना, मैंने यहाँ पर ये डबल बॉन्ड बना दिया। चलो मैं बीच में बनाता हूँ, यहाँ पर मैंने डबल बॉन्ड बना दिया। ठीक है, तो देखिए अब इस कार्बन की अभी एक ही वैलेंसी हुई है, तो 3 वैलेंसी बची है, बाकी बची हुई वैलेंसी को हम हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर देते हैं। ठीक है ना, अब इस कार्बन को देखो, कार्बन में कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन, सॉरी, इस कार्बन के कितने बॉन्ड है, 3 बॉन्ड है, एक बॉन्ड बचा है, तो एक बॉन्ड को हम H से सेटिस्फाई कर देंगे। यहां पर भी 3 बॉन्ड बने हुए हैं, तो एक बॉन्ड बचा है, H से सेटिस्फाई कर देंगे। ये कार्बन कितने बॉन्ड बना रहा है, 2 बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बचे हैं, तो उसको हम H से सेटिस्फाई कर देंगे। यहाँ पर ये कार्बन एक बॉन्ड बना रहा है, बचे हुए 3, तो यहाँ पर उसकी जगह भी हमने H लगा दिया। तो इस तरीके से यहाँ पर इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला की। तो यहाँ पर कौन है, CH3, फिर कौन आ गया, C डबल बॉन्ड CH, यहां पर कौन है CH, यहां पर कौन है CH, और उनके बीच में है डबल बॉन्ड। ठीक है ना, एंड देन यहां पर कौन है CH2। ठीक है ना, देन कौन आएगा यहाँ पर CH2। ठीक है, एंड देन लास्ट में कौन है ये CH3। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर इसके अंदर ये डबल बॉन्ड को दिखाना पड़ेगा। भले ये कंडेंस फॉर्मूला है, तो कंडेंस फॉर्मूला को हम ऐसे नहीं लिख सकते, जो उसके अंदर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है तो उसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा इसके अंदर भी। ठीक है ना, चलिए अब सेम केस आती है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। तो टोटल 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए 1 2 3 4 5, 5 कार्बन हो गए। तो यहां पर इस तरीके से 5 कार्बन का हमने क्या करा, एक लाइन बना दी। अब लेकिन यहां पर आपको पता है डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में बन रहा है। तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है, ये थर्ड कार्बन है, तो इनके बीच में डबल बॉन्ड ऐसे बना देंगे। तो इनके बीच में डबल बॉन्ड इस तरह से बना देंगे, तो इसका ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन गया। क्लियर है, ये इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन गया। चलिए आगे बात करते हैं। यहाँ पर एक मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूं, थोड़ा सा टिपिकल लूंगा, एक कंपाउंड में ले रहा हूं, जो थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। मैं यहाँ पर पहले उसका कंडेंस स्ट्रक्चर फॉर्मूला बना रहा हूं, CH3 CH2 CH3 CH2 CH CH3 CH2 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 CH3। तो ये हमारा क्या बन गया। अच्छा एक चीज और हम यहाँ पे कर सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे डबल बॉन्ड दिखाया है ना, ऐसे हम यहाँ पर सिंगल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, कोई गलत नहीं हो जाएगा, ये तब भी कंडेंस फॉर्मूला ही बनेगा। यहाँ पर हम सिंगल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, डबल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं, ट्रिपल बॉन्ड भी दिखा सकते हैं। ठीक है ना, बस ये H को खोलेंगे नहीं, H को खोल देंगे तो कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बनाते हैं। पहले तो देखो एक सीधी चेन के अंदर कितने एटम है, एक दो, मतलब कार्बन एटम कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन एटम है। तो सबसे पहले एक सीधी चेन बना लो 7 कार्बन की, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन। और अगर आप देखें 1 2 3, थर्ड कार्बन में नीचे CH3 आ रहा है, तो थर्ड कार्बन में नीचे C लगा दिया। अब वैलेंसीज को सेटिस्फाई करेंगे हम। ठीक है ना, तो इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बन रहा है, तो बाकी बचे हुए बॉन्ड हम H से बना देंगे। ठीक है ना, सिमिलरली यहाँ पर H H, इसके 3 बॉन्ड ऑलरेडी बने हुए हैं, तो यहाँ पर H एक आएगा। यहाँ पर कितने बॉन्ड है इसके, 2, तो 2 बचे हैं, तो वो H। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 H आ गए। यहाँ पर 2 बॉन्ड है, 2 H आ जाएंगे। यहाँ पर एक बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक H आ जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, तो यहां पर ये हो गया इस तरीके से। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आगे C, इस कार्बन का एक ही बॉन्ड बना हुआ है, बाकी बचा हुआ H से सेटिस्फाई कर देंगे, तो ये आपका स्ट्रक्चर बन गया। ठीक है ना, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर फॉर्मूला बन गया। अब बात करते हैं वहां पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की। तो टोटल कितने कार्बन है यहाँ पर, 7,
तो पहले तो 7 कार्बन के लिए जिगजैग लाइन बनाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7, 7 कार्बन बन गए। और वहां पे एक CH3 ये भी है, वो कहां पर है? थर्ड कार्बन पे। 1 2 3, थर्ड कार्बन पे ये CH3 है। तो 1 2 3, थर्ड कार्बन पे CH3 है, तो उसको ऐसे लिख देंगे। मतलब कि जहां पर ये लाइन खत्म हो रही है समझ लो वहां पर कार्बन है, जहां पर लाइन शुरू हो रही है, जहां पे लाइन खत्म हो रही है वहां पे कार्बन है। हर वर्टेक्स पे कार्बन है। समझ आ गई? वहां पे अगर कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब कार्बन है। तो यहाँ पर भी कौन है? कार्बन है। तो ये CH3 आएगा ऑटोमेटिकली। तो ये इसका क्या बन गया? बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन गया। अब यहाँ पर इसका मोलिकुलर स्ट्रक्चर देख लेते हैं। कितने कार्बन है यहाँ पर? टोटल 7 एक लाइन में है और 8 ये हो गया C8। ठीक है ना? अब हाइड्रोजन देख लो कितने हैं? 3 2 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो यहां पर H18 ये हो गया। ठीक है ना? ये इस तरीके से हमने यहां पर इसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बना लिया। देखो यहां पर आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा, ये मोलिकुलर फॉर्मूला है आपने, ठीक है, आप कहोगे सर आपने बता दिया कि ये मोलिकुलर फॉर्मूला इसका है, क्या हम इसको किसी और तरीके से नहीं लिख सकते थे? अगर आप ध्यान से देखो, मैं इसी सेम कंपाउंड का C8H18 मैं एक और तरीके से इसको ओपन स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूं। तो टोटल 8 कार्बन है, मैं एक सिंपल चेन के अंदर 8 कार्बन ले लेता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। मतलब जो मैं यहां पर कंपाउंड बनाने जा रहा हूं वो ऊपर वाले से अलग है, लेकिन दोनों का मोलिकुलर फॉर्मूला सेम होगा। तो आप इसके अंदर कंफ्यूज मत हो। यहां पर मैं अभी आपको स्ट्रक्चर के बारे में नहीं बता रहा हूं, मैं यहां पर कोई आपको नेमिंग लिखना नहीं सिखा रहा हूं। यहां पे आपको मैं अलग अलग टाइप के कंपाउंड नहीं सिखा रहा हूं, मैं यहां पर आपको सिखा रहा हूं कि इन कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। तो रिप्रेजेंट करना सीख रहे हैं, बाकी और कुछ नहीं सीख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है ना? ज्यादा दिमाग लगाना नहीं है, दिमाग ज्यादा लगाओगे तो परेशान हो जाओगे। ठीक है ना? तो जो बात बोलता जा रहा हूं बस उसको माइंड में डालते जाओ और सब कुछ समझ आएगा। अब यहाँ पर 8 कार्बन की चेन बना दी, यहाँ पर भी 8 कार्बन थे लेकिन एक साइड चेन थी, तो उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसका एक बॉन्ड बना हुआ है, बाकी बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। इसमें दो दो बॉन्ड बने हुए हैं, तो दो दो बॉन्ड हाइड्रोजन से सेटिस्फाई कर दो। इस तरीके से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये बन गया इस तरीके से। ठीक है ना? चलिए, और अगर आप यहां पर हाइड्रोजन काउंट करके देखें, 3 2 7 2 9 2 11 2 13 2 13 और 2 कितने हो जाते हैं बच्चों? 14, 14 और 2 16, 16 और 3, सॉरी गड़बड़ होगी कुछ, 3 7, हाँ 3 7 और 2 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 16 17 18 19 20। ये तो कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ये तो सही है। 1 2 3 कार्बन सही है ना? 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। ठीक तो आ रहे हैं? पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही थी, काउंटिंग में गड़बड़ कर रहा था। तो टोटल 18 हाइड्रोजन है, तो वही मैच हो गई। अब इसका कंडेंस फॉर्मूला क्या होगा? इधर CH3 है, तो इसको मैं यहां पर ऐसे लिख देता हूं CH3। अब बीच में तो कौन आ रहे हैं? देखो CH2। CH2 कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, 6 CH2 है। CH2, ठीक है ना? CH2 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 CH2, 1 2 3 4 5 6 और बाद में CH3। ये हो गया। इसको हम और किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? CH3 CH2 कितने हैं? 6, फिर लास्ट में CH3। और क्या है? यहां पर इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3 CH2 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 एंड CH3। तो ये भी इसका कंडेंस्ड स्ट्रक्चर हो गया।
बात करते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर की, टोटल कितने हैं, 8 कार्बन है। 8 कार्बन को हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 कार्बन हो गए और ये हमारा बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर बन गया। तो आई होप बच्चों आप लोगों को यहाँ पर बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर क्लियर हो गए होंगे, कंडेंस्ड, कंप्लीट और मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। तो ये आप लोगों को आज मैंने एक बेसिक दिया है, कल हम इसको रिप्रेजेंटेशन को और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, कुछ और नई चीजें सीखेंगे। इज इट क्लियर? सो आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।